Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 9, Women, Caste and Reform. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with higher education. 1879 में बेटा कॉलेज कोर्सेज स्टार्ट हो गए थे बैथून स्कूल में और 1880 में जो पहले स्टूडेंट थे बैथून कॉलेज के जिन्होंने ग्रेजुएशन किया वो थे कदम्बिनी वासु, बाद में ये गांगुली बन गई, और चंद्रमुखी वासु। ठीक है, ये दो थी जिन्होंने कॉलेज पास किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। और कदम्बनी जो थी बेटा वो फर्स्ट फीमेल फिजिशियन बनी इंडिया की। कदम्बनी वेंट ऑन टू बिकम इंडियाज फर्स्ट फीमेल फिजिशियन। तो बात समझ में आ गई। हायर एजुकेशन में आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज कोर्सेज बैथून में कब स्टार्ट हुए, 1879 में। 1818 में जो फर्स्ट स्टूडेंट थे बैथून कॉलेज के कदम्बनी वासु, बाद में गांगुली हो गई, और चंद्रमुखी वासु ये पहले फीमेल ग्रेजुएट्स बने। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से। और कदम्बनी बाद में जाके क्या बनी? फीमेल फिजिशियन, फर्स्ट फीमेल फिजिशियन थी कदम्बिनी। वीमेन ऑथर्स इन इंडिया। बेटा 19th सेंचुरी का एंड आते आते जितनी भी एजुकेटेड वीमेन थी उन्होंने अपने ओपिनियंस को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना चालू किया। ठीक है, पर उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इस काम में आई क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ऐसा था जो आज भी औरतों की एजुकेशन के लिए रेडी नहीं था। उसका जो मेंटल स्टेटस था, मेंटल फ्रेमवर्क था, ये अलाउ ही नहीं करता था कि औरतें जाके पढ़ें, औरतें बुक लिखें, वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग लिखती ज़रूर थी, अपने ओपिनियन को राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती थी, पर बहुत डिफ़िकल्टी की बात। पर कुछ भी हो, ये नेवरथलेस कुछ भी हो, ये जो विमेन थी इन्होंने बहुत करेज शो किया और हमेशा क्रिटिसाइज किया मिजरेबल कंडीशन ऑफ वीमेन। औरतों की जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी उसको हमेशा क्रिटिसाइज भी किया। तो हैट्स ऑफ टू दिस वीमेन। 1875 में एक हाउसवाइफ थी जिनका नाम था रसुंदरी देवी। उन्होंने लिखा अमर जीवन। रसुंदरी देवी ने बड़ी मुश्किल मुश्किल से पढ़ना सीखा और पढ़ना सीखने के बाद क्या लिख दी? अपनी ही ऑटोबायोग्राफी बंगाली में, अमर जीवन। ये पॉसिबली लिखा है, मतलब हो सकता है इसके पहले भी कोई हो, पर पॉसिबली ये फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी बंगाली में। लिखने वाली थी रसुंदरी देवी और ये थी हाउसवाइफ। बहुत छोटी एज में इनकी शादी हो गई थी और ये मदर थी सेवरल चिल्ड्रन के, बहुत सारे बच्चे थे इनके। बहुत छोटी थी तभी शादी हो गई। फिर सुंदरी देवी ने लिखना पढ़ना सीखा सीक्रेटली, चुपके चुपके। इसके अलावा ताराबाई सिंधे थी। ये थी सोशल एक्टिविस्ट। इन्होंने लिखा है स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना किसकी बुक है? ताराबाई सिंधे की। ठीक है, ताराबाई सिंधे की बुक है स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें एक कंपैरिजन बताया है मैन एंड वीमेन का। इन दिस वर्क, ये वर्क कब पब्लिश हुआ बेटा? 1882 में। सी कंडेम द इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वीमेन। कंडेम करना मतलब बहुत बुराई की है, बहुत आलोचना की है उन्होंने कि इसकी इनइक्वालिटीज जो मैन और वीमेन के बीच में प्रेवलेंट थी। पहले औरतों और आदमियों को इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था बेटा। अ, उनकी जो वेटेज था, जो वैल्यू थी, वो मेल की ज़्यादा होती थी, फीमेल की कम होती थी। तो इसी चीज़ को कंडेम किया है किसने? किसने किया है? ताराबाई सिंधे ने। इनकी बुक का नाम क्या था? स्त्री पुरुष तुलना, जिसमें इन्होंने कंपेयर किया है, कंपैरिजन दिया मेल और एंड फीमेल का। बेटा ये है कदम्बनी गांगुली, जो पहली फर्स्ट फीमेल फिजिशियन थी, कदम्बनी गांगुली। बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जैसे कि पंडिता रमाबाई हैं, इन्होंने बुक लिखी। इनके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर बहुत कुछ लिखते रहे। उनमें से एक थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने भी अर्ली मैरिज, पॉलीगैमी, विडोहुड। पॉलीगैमी मतलब एक हस्बैंड बहुत सारी वाइफ रख सकता हो, पॉलीगैमी। विडोहुड मतलब जब विधवा हो जाते हैं वो। अर्ली मैरिज, बच्चों की मैरिज, इस पे बहुत कुछ लिखा है किसने? पंडिता रमाबाई ने। शी इज वन ऑफ द स्कॉलर, प्रिविलेंट स्कॉलर ऑफ दैट टाइम। ऑन द लाइफ्स ऑफ हाई कास्ट हिंदू वीमेन, Ramabai Ranade, wife of social reformer M.G. Ranade, learned to read and write English and Marathi under her husband guidance. बेटा रमाबाई रनाडे के जो हस्बैंड थे
वो कौन थे? एम जी रनाडे। उन्होंने इंग्लिश सिखाई, मराठी सिखाई किसको? अपनी वाइफ को, जिनका नाम था रमाबाई रनाडे को। और बेटा ये जो पंडिता रमाबाई थी, इन्होंने जो बुक लिखी वो किसके ऊपर थी? हाई कास्ट हिंदू वीमेन के ऊपर अर्ली मैरिज का, पॉलीगैमी का, विडोहुड का क्या प्रभाव पड़ता था, उसके ऊपर उन्होंने लिखी है ना। फिर जो रमाबाई रनाडे थी, उन्होंने मराठी और इंग्लिश सीख ली, अपने हस्बैंड से ही सीखी। फिर उन्होंने खुद एक बुक लिखी, ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक में एक साहसी, मतलब बहुत ही साहस के साथ लिखा है कि कहाँ पर उनके डिसएग्रीमेंट्स होते थे उनके हस्बैंड के साथ। कोई ज़रूरी तो नहीं है दो लोगों की सोच एक जैसी हो, तो इन्होंने उस टाइम बहुत करेज के साथ लिखी है बुक। और उस बुक में जहाँ जहाँ इनके डिसएग्रीमेंट थे हस्बैंड के साथ, उनको भी लिखा है, मेंशन किया है। अगर हम बात करें रुकैया शेखावत हुसैन की, तो ये भी बहुत बड़ी ऑथर थी। किस कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करती थी? मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। प्रोमिनेंट अमंग द मुस्लिम वीमेन, मुस्लिम औरतों में एक और प्रोमिनेंट वीमेन थी जिनका नाम था रुकैया शेखावत। इन्होंने बंगाली सीखी, इंग्लिश सीखी, किससे? अपने ब्रदर एंड सिस्टर से। इन्होंने अपनी राइटिंग में, इन हर राइटिंग्स सच एज अ स्टोरी ऑफ सुल्तानाज ड्रीम, इनकी एक राइटिंग है जिसका नाम है सुल्तानाज ड्रीम। शी कंडेम्ड, इन्होंने बहुत बुराई की है, कंडेम किया है किसका? मुस्लिम वीमेन की फ्रीडम ना मिलने को, ठीक है, मुस्लिम वीमेन को फ्रीडम नहीं मिलती थी, इसको कंडेम किया है कि ये रिस्ट्रिक्शंस मुस्लिम वीमेन पे क्यों हैं, क्यों उन्हें फ्रीडम नहीं मिल रही है। इसके लिए उन्होंने अपनी राइटिंग द स्टोरी सुल्तानास ड्रीम में कहा है कि भाई मुस्लिम वीमेन को भी फ्रीडम होनी चाहिए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए, और अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है। कंडेम करने का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, आलोचना करना, ठीक है। मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ेंगे बेटा। कास्ट सिस्टम एंड इट्स एविल, हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट था उसको पढ़ेंगे, और उसके एविल्स को पढ़ेंगे, उसकी बुराइयों को देखेंगे। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था बहुत एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता था, जो पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी को हाई कास्ट और लो कास्ट में डिवाइड कर देता था। इन हिंदू सोसाइटी द ब्राह्मण्स वर द मोस्ट प्रिविलेज कास्ट। हिंदू सोसाइटी में ब्राह्मण्स बहुत ही प्रिविलेज क्लास थी। बाकी के जो आउटकास्ट थी वर मोस्ट अंडर प्रिविलेज्ड, आउटकास्ट अंडर प्रिविलेज थी, और सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ था ब्राह्मण्स को, ठीक है। अब बेटा पता पहले कैसा होता था? आप जिस कास्ट में बॉर्न हुए हो आपको वही ऑक्यूपेशन चूज करना पड़ेगा, आप अपने ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अ पर्सन हैड टू टेक अप द ऑक्यूपेशन ऑफ द कास्ट इनटू विच he was born. He could not change his social status बस changing his occupation। वो अपना social status change नहीं कर सकता है अपने occupation को बदल करके। occupation को change करना तो अलाउ नहीं था, नाई का बेटा नाई बनेगा, धोबी का बेटा धोबी ही बनेगा। इट वॉज लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो आप अपने सोशल स्टेटस को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करके। इवन इफ ही हैड द स्किल टू डू द वर्क ऑफ हायर कास्ट, हो सकता है उसमें बहुत स्किल हो कि वो हायर कास्ट के काम कर सके, वो टीचर बन सके, पढ़ा सके, उसे बहुत अच्छा पढ़ाना आता था, उसे बहुत अच्छी संस्कृत आती थी, पर नहीं, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम लो कास्ट, देन डू वट एवर इज देयर इन योर कास्ट, डोंट इंडल्ज हेयर एंड देयर। ब्राह्मण्स का काम है संस्कृत पढ़ना पढ़ाना, वो पढ़ा लेंगे, आप चिंता नहीं करो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पहले ऐसे कहा जाता था कि भैया आपका ऑक्यूपेशन चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हाल भी नहीं होगा। और बेटा हर कास्ट को ये जितने भी रिजिड रूल्स थे जो कभी चेंज नहीं हो पा रहे थे, इनको फॉलो करना पड़ता था, इनको ओबे करना पड़ता था, विच वर सैंक्शन बाय रिलीजन। और इनको ये जो रिजिड रूल्स थे, अननेसेसरी रूल्स थे, उनको सैंक्शन किसने दिया था? रिलीजियस ने, धर्म ने। फॉर इंस्टांस इंटरकास्ट मैरिज एंड डाइनिंग वर प्रोहिबिटेड।
इंटर कास्ट मतलब एक दूसरे की कास्ट में, मतलब आप अपर कास्ट हैं, कोई लोअर कास्ट है, तो इसमें मैरिजेस नहीं होंगी। आप एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटर कास्ट मैरिजेस भी अलाउड नहीं थी, डाइनिंग भी प्रोहिबिटेड थे। पीपल डिड नॉट वायलेट कास्ट रूल, और लोगों को स्ट्रिक्टली कहा जाता था कास्ट के रूल को आपको वायलेट नहीं करना है, नहीं तो हम आपको कास्ट से बाहर निकाल देंगे। इसको एक बोलते थे हुक्का का पानी बंद कर देंगे, ठीक है। अपनी कास्ट में तुम्हारा आना जाना नहीं रहेगा अगर तुम ये रूल्स नहीं मानोगे तो। अ कंडीशन दे फियर्ड इवन मोर देन डेथ, और ये जो एक्सक्लूजन था, जात से बाहर निकाल देने का, धर्म से निकाल देने का, ये लोगों को बहुत परेशान करता था। ये उनके लिए मौत के डर से भी ज़्यादा था, डेथ से भी ज़्यादा था। कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स, बेटा अनटचेबल्स को कौन से जवाब दिए जाते थे? डेड बॉडी को रिमूव करो, लेदर बनाओ, लेदर को टैन करो, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर निकालना है, लेदर बनाना है, ड्रेनेज क्लियर करना है, नालियों को साफ करना है, टॉयलेट साफ करना है, रोड को स्वीप करना है, मतलब रोडों को साफ करना है। ये आउटकास्ट ही करती थी। कौन करती थी? लोअर कास्ट और आउटकास्ट। ऑल दो सोशली यूजफुल, ये जितने भी टास्क हमने बोला, भले वो टैनिंग ऑफ लेदर हो, मेकिंग ऑफ लेदर हो, क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स हो, क्लीनिंग स्वीपिंग ऑफ रोड्स हो, ये सारे ही काम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी इनको अनक्लीन कंसिडर करते थे, ठीक है। दोज हु परफॉर्म देम वर कंसिडर्ड अनटचेबल, जो भी इन काम को करेगा, मरी हुई गाय से चमड़ा निकालेगा, पॉटी साफ करेगा, है ना, रोड को साफ करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? अनटचेबल। और ये अनटचेबल कौन बोलेगा? अपर कास्ट। अपर कास्ट उनके साथ टचेबिलिटी प्रैक्टिस करेंगी, ठीक है। कुछ हिंदू लॉ बुक्स जैसे कि मनुस्मृति प्रोहिबिट करती है पर कास्ट लोगों को कि आपको कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखना है अनटचेबल्स के साथ। कुछ हिंदू लॉ बुक हैं जैसे कि मनुस्मृति, वो प्रोहिबिट करती है किसी भी अपर कास्ट व्यक्ति को, बोलती है तुम अपर कास्ट हो ना, तुमको बिल्कुल भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाना है अनटचेबल्स के साथ। जो अनटचेबल्स हैं उन्हें सेपरेट एरिया में रहना पड़ता था, टाउन और विलेज के आउटस्कर्ट्स में ये रहते थे। उन्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था पब्लिक वेल से, जो हमारे कुएँ होंगे उससे हम कभी भी किसी भी अनटचेबल को पानी नहीं लेने देंगे। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करने देंगे। इवन उन्हें मंदिरों और स्कूल में भी नहीं जाने दिया जाता था। भीमराव अम्बेडकर की जब आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे बेटा, तो उसमें पता चलेगा कि उन्हें स्कूल के बाहर बैठकर पूरा की पूरा एजुकेशन लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उनकी एंट्री स्कूल में अलाउड नहीं थी। टेम्पल्स में अलाउ नहीं होती थी एंट्री अनटचेबल्स की। इन शॉर्ट दे वर डिनाइड द बेसिक राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर ऑन एंड ऑल बोले तो बस यही था कि उन्हें डिग्निटी वाली लाइफ जीने का अधिकार नहीं था। चेंजेस अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लेके आया। किसमें? हमारी सोसाइटी में, जिसने लॉन्ग रन में हमें हेल्प किया कि हम कास्ट रिजिडिटीज को रिड्यूस कर दें। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो बेटा ब्रिटिश के लॉज होते थे वो सारी कास्ट के ऊपर इक्वली इम्पोज किए जाते थे। इसी को तो बोलते हैं ना, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने तो हम सब एक हैं। ये कौन लेके आए? ब्रिटिशर्स लेके आए। तो ब्रिटिशर्स के जो लॉ थे सेम थे ऑल कास्ट के लिए। और ये जो नया मास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हुआ जैसे कि रेलवे, इसमें डिफरेंट कास्ट के लोग एक साथ ट्रेवल करते थे, इससे वो फोर्स होते टू मिक्स विद ईच अदर। भले ही बाय फोर्स हुए पर कम से कम कास्ट रिजिडिटीज कम हुई ब्रिटिश के आने के बाद। जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने भी वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस को बढ़ाया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? हमारे इंडिया में आके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, लैंडलेसनेस की, है ना। अब जो व्यक्ति जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें थी, अब उनके पास ज़मीनें नहीं है, जो कहीं ना कहीं कॉटेज इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, अब वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग फोर्स हुए कि अब अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ें और किसी न्यू जॉब में आए, नया काम करें। तो जो काम बिल्कुल भी संभव नहीं था, आप जिस कास्ट में हो वही ऑक्यूपेशन आपको लेना पड़ता था, ब्रिटिश के आने के बाद ये भी चेंज हो गया। मेनी ऑफ देम फाउंड जॉब्स एज लेबर्स इन इंडस्ट्रीज, प्लांटेशन, कंस्ट्रक्शन वर्क। बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली, मतलब बाय फोर्स ही जाना पड़ा इंडस्ट्रीज में लेबर बनने, प्लांटेशन में काम करने, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए या ट्रांसपोर्टेशन वर्क के लिए। सम अदर बिकम पॉटर्स, स्वीपर्स एंड क्लीनर्स। कुछ पॉटर्स बन गए, कुछ स्वीपर बन गए, क्लीनर बन गए। स्वीपर जो ड्रेनेज क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करने लग गए। कुछ लोगों ने आर्मी ज्वाइन कर ली, सोल्जर बन गए। तो ब्रिटिश रूल ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की,
है ना। और जब एम्प्लॉयमेंट वो क्रिएट कर रहा था तो उसको किसी के रिलीजियन, किसी के कास्ट से कोई मतलब नहीं था। आप अगर काम करना चाहते आए, काम करें, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी समझ में आया कि कैसे कास्ट रिजिडिटीज कम हुई अंडर ब्रिटिश रूल। अच्छा, एक नई क्लास बन गई जिसे हम मिडिल क्लास बोलते हैं, या नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट की ब्रिटिशर्स ने। वो थी क्लर्क्स, मर्चेंट्स, लॉयर, टीचर्स। जब ब्रिटिशर्स आए तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई इन द फॉर्म ऑफ क्लर्क्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स, टीचर। एंट्री इनटू दिस प्रोफेशनल वाज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। और आपको क्लर्क बनना है, मर्चेंट बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, ये कहीं पर भी कास्ट पे बेस्ड नहीं था। ये तो आपके स्किल और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ही बेस्ड था। तो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे करके खत्म होने लगा या कम होने लगा। वेस्टर्न एजुकेशन ने इंडियंस को बहुत सारे लिबरल आइडियाज दिए। उन्हें उन्हें समझा। वेस्टर्न एजुकेशन हमें साइंस सिखाता है, टेक्नोलॉजी सिखाता है, रीजनिंग सिखाता है, तो हम लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को। फिर हमने सोचा भाई अनटचेबिलिटी क्यों, क्यों पर्दा सिस्टम, क्यों किसी कास्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, किसी कास्ट को बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्यों एक पर्टिकुलर कास्ट ही टीचिंग का काम करेगी, क्यों एक पर्टिकुलर कास्ट ही स्वीपिंग का काम करेगी या ड्रेनेज क्लीन करेगी। ये जो लिबरल आइडियाज़ थे इसने हमें सोचने पे मजबूर किया और हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म आ गए। इंस्टीट्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वर ओपन टू ऑल सेक्शन। और वेस्टर्न एजुकेशन के जो स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ एडमिशन्स को लेके। ऑल sections of society welcomed in this institutions. अंडर प्रिविलेज कास्ट के चिल्ड्रन भी वहीं पर पढ़ रहे हैं जहां पर हायर कास्ट के चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं। एंड फाइंड जॉब्स टू इम्प्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। पहले अच्छे से पढ़ो और अपनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जॉब्स ढूंढ लो। कुछ आउटकास्ट कम्युनिटीज थी, वर एबल टू इम्प्रूव देयर कंडीशन अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब चल था बेटा, तो कुछ आउटकास्ट कम्युनिटी अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर पाई, जैसे कि मदिगाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मदिगाज थे उनका काम था टेनर्स, मतलब लेदर टेन करते थे, शू बनाते थे। वो प्रॉस्पर हुए क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद, ब्रिटिश रूल के बाद लेदर शूज की डिमांड बढ़ गई। एज अदर कम्युनिटीज शॉन देयर प्रोफेशन, द मगिदास वर ओनली पीपल मेकिंग शूज इन देयर रीजन। देखो दूसरी कम्युनिटीज तो यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खत्म हो गई हैं। अब उन्हें नई जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। पर मदिगास बड़े आराम से अपनी प्लेस पे, अपने रीजन पे शूज बना रहे थे क्योंकि इनकी शूज की डिमांड तो अब बड़ी थी। ये बहुत बढ़िया हाई प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। यहाँ पर एक वर्ड है बच्चा, शंट। शंट का मतलब होता है दूर रहना। जब दूसरी कम्युनिटी अपने प्रोफेशन से दूर भाग रही थी, वहीं पर मदिगास बहुत प्रॉफिट बना रहे थे, हाई प्रॉफिट अर्न हो रहे थे इनको। महार्स ऑफ महाराष्ट्र हु वर known for their martial skills were recruited in large number into British Army। जो महार कास्ट थी, मतलब मुझे ऐसे लगता है, नहीं मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं श्योर हूँ कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे वो महाराष्ट्र की महार कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जो महार थे ये अपने मार्शल स्किल्स के लिए जाने जाते थे। तो ब्रिटिशर्स को जैसे ही पता चला कि इनके मार्शल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स ने इनको आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। तो इनके लिए एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गई कि ब्रिटिश आर्मी में हम जाकर काम करेंगे। रिफॉर्म मूवमेंट की अगर हम बात करें, सुधार के लिए जो लोग आगे आए जिन्होंने सुधार किया, कैसे कैसे हुआ थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी। अब यहाँ पर ध्यान रखें 19th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1801 से शुरू होके 1900 पे खत्म होता है। दे वर न्यूमरस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। बहुत सारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुई। रिफॉर्मर्स ने रियलाइज किया कि जो लोअर कास्ट है, जितने भी हमारे रिफॉर्मर थे ना बेटा वो हाईली एजुकेटेड थे। तो जितने भी रिफॉर्मर थे उन्होंने ये एनालाइज कर लिया, ये पता कर लिया कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये जो, जिनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं आने दे रहे हैं, जिन्हें हम लोअर कास्ट बोल रहे हैं, ये क्या है, हमारी पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है। मतलब जिन्हें आप लोअर कास्ट बोल रहे हो वो आपकी पॉपुलेशन में अच्छे खासे परसेंटेज में है। और अगर इनको आप अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव करोगे, दूर रहोगे, तो इंडिया की प्रोग्रेस तो स्लो हो ही जाएगी ना। आपको अगर किसी के अगेंस्ट में मूवमेंट करनी है तो अपना ब्रॉड मास लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना होगा, है ना। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर इतने सारे लोगों को आप लोअर कम्युनिटी के नाम पे छोड़ देंगे, तो इंडिया कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो जो रिफॉर्मर थे उन्होंने
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए बहुत काम किया। जो अनटचेबल्स थे, द अनटचेबल्स फॉर्म्ड अबाउट 1/5 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन 1930। 1930 में 1/5 जो पॉपुलेशन थी वो किसकी ही थी बेटा? अनटचेबल्स की थी। मतलब कितना परसेंट? 20% अनटचेबल ही थे हमारी कंट्री में। देयर प्लाइट देयर फॉर बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और इनका प्लाइट करना एक बहुत बड़ा इशू था किसका? रिफॉर्म मूवमेंट का। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है प्लाइट, इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ, अ बैड सिचुएशन, जो इनकी दुर्दशा थी। प्लाइट का हिंदी मीनिंग है दुर्दशा, बैड सिचुएशन। ये बहुत कंसर्न का सब्जेक्ट थी, एक इंपॉर्टेंट इशू थी कि भैया अगर इनकी प्लाइट को, इनकी दुर्दशा को हमने नहीं सुधारा तो भैया हमारी 20% पॉपुलेशन तो क्या है, डिप्राइव ही कर रही है, पीछे की तरफ ही। और अगर 20% लोग वैसे ही पीछे की तरफ हैं तो आप प्रोग्रेस थोड़ी ना कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो जो रिफॉर्मर थे साउथ के, वेस्ट के, है ना, वेस्टर्न इंडिया के, सदर्न इंडिया के, इनका लीडिंग रोल रहा इन कैंपेनिंग अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन। जो साउथ के लोग थे, जो वेस्टर्न इंडिया के लोग थे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कैंपेन चलाया अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन एंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। क्योंकि अनटचेबिलिटी कौन ही परफॉर्म करते थे? हाई कास्ट लोग, और उसमें मेजर थे ब्राह्मण। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम लीडिंग रिफॉर्मर। अब हम लीडिंग रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे। तो पहले थे हरिचंद ठाकुर। तो ये जो हरिचंद ठाकुर थे, ये वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते थे। गोपालगंज इन फरीदपुर, फरीदपुर के गोपालगंज की वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते थे हरिचंद। कहाँ पर? ईस्टर्न बंगाल में। उन्होंने मटुआ सेक्ट बनाया। क्या बनाया? मटुआ सेक्ट। और ये सेक्ट था जो प्रोटेक्ट करता था कास्ट हायरार्की को। ठीक है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट कास्ट हायरार्की। प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेस्टेड। कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया किसने? हरिचंद ठाकुर के सेक्ट ने, मटुआ सेक्ट ने। और ब्राह्मण डोमिनेशन के अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट किया और चैलेंज किया कि जो सेक्रेट टेक्स्ट है, जो इस इशू को सपोर्ट करती हैं, उन्हें मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। द सेक्ट ऑल्सो रिगार्डेड मैन एंड वीमेन इक्वल। और ये जो हरिचंद ठाकुर का मटुआ सेक्ट था, ये मैन एंड वीमेन की इक्वालिटी को प्रमोट करता था। बोलता था आदमी और औरत दोनों बराबर हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस सेक्ट वर लोअर कास्ट पीजेंट। और मटुआ सेक्ट के बहुत सारे लोग किसको बिलोंग करते थे? लोअर कास्ट पीजेंट ही थे। इसके बाद हम देखेंगे गुरु घासीदास। गुरु घासीदास कहाँ से थे? छत्तीसगढ़ से थे। ये अनटचेबल्स के बीच में लेकर रहकर ही उनके लिए काम करते थे। और गुरु हरिदास वर्कड अमंग अनटचेबल्स लेदर वर्कर्स। किसके बीच में रहकर काम करते थे? लेदर वर्कर्स, जिन्हें क्या बोला जाता था? चमार्स। चमड़ा निकालते थे, इसीलिए चमड़े से इनका नाम आया चमार। चमड़ा क्या होता है बेटा? जो काऊ की जो स्किन होती है, स्किन को हम क्या बोलते हैं? चमड़ी बोलते हैं ना। ये उसको निकालने का काम करते थे। और काऊ की जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, उसी से क्या बनता है? लेदर। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? चमार। ही फाउंडेड द सतनाम पंथ वे ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या फाउंड किया? सतनाम पंथ वे ऑफ लाइफ विच रिजेक्टेड हिंदू गॉड एंड गॉडेस। गुरु घासीदास ने तो क्या बोल दिया? हमें हिंदू देवी देवताओं को मानने की जरूरत ही नहीं है, हिंदू रिचुअल्स को मानने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्राह्मण ने अपना डोमिनेशन बनाया हुआ है, इसे बिल्कुल मत मानो। इनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें सतनामी कहा गया। एंड दे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस गॉड। और ये लोग फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते थे, हिंदू गॉड गॉडेस पे बिलीव नहीं करते थे। फिर आएगा वेद समाज, है ना। जो वेद समाज थी वो 1864 में आई। इसको लाने वाले थे श्रीधरलू नायडू। श्रीधरलू श्रीधरुलू नायडू। ये इंस्पायर्ड थे केशव चंद्र सेन से। और ब्रह्म समाज, इंडिया में जो ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश हुई, केशव चंद्र सेन इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। जो वेद समाज था वो बहुत ज्यादा कंडेम करता था किसको? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, सुपरस्टिशियस को, ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी को। पहले भी बताया है, फिर से बताऊंगी। ये जो वर्ड है कंडेम, इसका मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना, है ना। किसी चीज को नकार देना। तो ये जो समाज थी वेद समाज, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल नहीं मानती थी। सुपरस्टिशियस, ये जो रूढ़िवादी हिंदू सोसाइटी थी, उसको बिल्कुल नहीं मानती थी। और ये भी बिलीव करते थे वन सुप्रीम गॉड में। नाउ ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो फ्लावर सेलर्स थे ना, फूल बेचते थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया अगेंस्ट अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अपोज करते रहे, फिर भी उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया। ठीक है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ शिवाजी। शिवाजी की लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड थे।
ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी को इन्होंने पढ़ा था। हैविंग रेड द वर्क्स ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स सच एज थॉमस पेन, वो डीपली इन्फ्लुएंस थे लिबर्टी से, इक्वालिटीज थे। क्योंकि देखो, एक तो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, जिसने साइंस को पढ़ा है, जो ग्रेट फिलोसफर को पढ़ रहा है, तो वो कहाँ ही मानने वाला है ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को। उसने उसने पता है लिबर्टी क्या है, उसे पता है इक्वालिटी क्या है। फुले ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए फुल लड़ाई की। जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था महाराष्ट्र, उसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। उन्होंने मैरिजेस ऑर्गेनाइज की बिना प्रीस्ट ब्राह्मण की हेल्प से। बोला शादी में ब्राह्मण का कोई काम नहीं है, चलो आ जाओ हम करवा देंगे शादी। उसने शूद्र को क्या कहा कि भाई ये जो शूद्र हैं ये तो इंडिया के रेसिडेंट्स हैं। आर्यंस ने जिन्हें सब्जुगेट किया, पहले हमारे इंडिया में सिर्फ शूद्र लोग रहते थे, आर्यंस फॉरेन कंट्रीज से आए और उन्होंने क्या किया, शूद्रों को सब्जुगेट किया, उनकी पावर को ले लिया, उनकी जमीनों को ले लिया। ये ग्रेट इंपॉर्टेंस देते थे एजुकेशन को, क्योंकि इन्हें पता था कि जो ब्राह्मण्स है या अदर का हाई कास्ट है, या जो आर्यन डोमिनेशन है लोअर कास्ट पे सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें हमेशा से डिनाई किया गया, इन्हें एजुकेशन नहीं दिया। अरे इन्हें भी एजुकेशन दे देना तो ये डोमिनेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनने ये रियलाइज कर लिया था कि जो ब्राह्मण्स हैं और जो अदर हाई कास्ट हैं, आर्यन डोमिनेटेड हैं लोअर कास्ट पे, बाय डिनाइंग देम एजुकेशन, इनको एजुकेशन नहीं दिया, इसीलिए ये इनके ऊपर रूल करते गए। अगर शुरू से ही एजुकेशन का एक्सेस लोअर कास्ट को मिल जाता तो ब्राह्मण्स इतना डोमिनेट नहीं कर पाते। ये और इनकी जो वाइफ थी, इन्होंने लो कास्ट पीपल को पढ़ाया, इन लोगों के लिए लाइब्रेरी खोली, एंड ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ महात्मा, और लोग इन्हें क्या कहते थे, महात्मा। 1873 में पुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब स्लेवरी। इस बुक में उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना होता है। क्या होता है, आलोचना। लगभग आप बोल सकते हो बुराई। और फिर कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, तो मैं उसको भी बार बार बुराई बोल देती हूँ, है ना। उन्होंने ये जो गुलामगिरी बुक लिखी, कब लिखी, 1893 में, 1783 में। कब लिखी, 1783 में। सॉरी बच्चों, बार बार कंफ्यूज करने के लिए, वो है 1873। कब आई गुलामगिरी, 1873 में। ठीक, कोई बात याद रखना, मैंने दो बार कंफ्यूज किया है ना, 1873 में आई। उसमें उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया कि ये जो इंडियन सोसाइटी है इसमें जो सोशल इनइक्वालिटी है ये बिल्कुल गलत चीज़ है। उन्होंने वाइट अमेरिकन्स को प्रेज किया जिन्होंने अपनी लाइफ्स को डिवोट किया टू एंड स्लेवरीज ऑफ ब्लैक इन यूएसए। वाइट अमेरिकन्स की तारीफ करते हुए उन्हें कहा कि ये लोग कितने अच्छे थे कि इन्होंने स्लेवरी को, ब्लैक स्लेवरी जो यूएसए में होती थी, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बुक को डेडिकेट किया था उन अमेरिकन्स को, दोज अमेरिकन्स को, वो अमेरिकन्स जिन्होंने खुद वाइट होते हुए ब्लैक्स की स्लेवरी को ख़त्म किया, उनके लिए ये बुक डेडिकेट कर दी। इसी ईयर में इन्होंने सत्य शोधक समाज को भी एस्टेब्लिश किया, सोसाइटी फॉर सीकिंग ट्रुथ। सत्य शोधक समाज भी इसी ईयर में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, टू विन इक्वल राइट्स फॉर ऑल, और किसके लिए, कि सबको इक्वल राइट्स मिले। ही मेड इट्स मेंबर्स स्वेयर लॉयल्टी टू ब्रिटिश एम्पायर। अच्छा, एक और अजीब सी बात है, जरा ध्यान रखना कि ये मतलब इनका ब्राह्मण से क्षत्रिय से इतना दिमाग खराब हो गया था कि जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इन्होंने उसको सपोर्ट किया ही नहीं। इन्होंने अपने मेंबर को कसम खिलवाई भाई कि आपको ब्रिटिश एम्पायर का लॉयल लेना है। ये बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट में थे, फिर भी किसका ही सपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो पूरा के पूरा स्ट्रगल है इसको लीड कर रहे हैं हाई कास्ट हिंदूज, जिनकी कोई सिंपैथी नहीं है लो कास्ट और पुअर लोगों के लिए। उन्हें लगने लगा था कि देखते हैं अगर इन्हें हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो कितना काम ये आगे तक कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये बात थी कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हो भी गया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत भी गया, तो वहाँ पर भला या बेनिफिट किसको ही मिलेगा, सिर्फ ब्राह्मण्स को मिलेगा, हाई कास्ट कम्युनिटीज़ को मिलेगा। लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए ब्राह्मण्स कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी ब्राह्मण क्षत्रिय डोमिनेट करते आए, लोअर कास्ट को आगे भी करेंगे अगर इंडिपेंडेंट हो गए तो सोचो, इस व्यक्ति का इतना दिमाग खराब था कि उसने हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी सपोर्ट नहीं किया। फुले ऑल्सो हेल्ड द ब्राह्मण्स रिस्पॉन्सिबल प्रमोटिंग सोशल लेवल अगेंस्ट वीमेन। और हाँ, फुले ओपनली कहते थे कि आज अगर औरतों की कहीं खराब कंडीशन है, उनकी दुर्दशा है,
तो भैया उसके लिए भी ब्राह्मण से रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली विडोज की जो खराब कंडीशन है उसके लिए तो बिल्कुल ब्राह्मण ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर ब्राह्मण अंड बंड रूल नहीं बनाते ना, हर कुछ रूल नहीं बनाते, तो विडो वुमेन की भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, पर उसको प्रॉब्लम, उसके लिए भी प्रॉब्लम किसने क्रिएट की है? हमारे ब्राह्मण्स ने। ठीक है, नई नई औरतें नहीं पढ़ेंगी, पढ़ी लिखी औरतों की शादी होगी तो ऐसा हो जाएगा, ये सब कौन ही बताते थे? ब्राह्मण बताते थे। तो उन्होंने एक साइड से सारी चीजों को डिनाई किया। और दूसरी बात, मुझे ये जान के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी ब्राह्मण हूं। पर क्या करें, हमारे एंसेस्टर कर गए, ऐसा तो कर गए, गलत था तो है। स्वामी विवेकानंद एंड द रामकृष्ण मिशन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद एंड द रामकृष्ण मिशन। नरेंद्रनाथ दत्त, इन्हें वाइडली किस नाम से जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने हमेशा सबसे कहा कि भैया रिलीजियस टॉलरेंस बना के रखो, धार्मिक सहनशीलता होनी चाहिए। इन्होंने सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन। डाउन ट्रोडन मतलब जो बहुत टाइम से परेशान है, जिसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, तो अब सोसाइटी है जो इनके लिए कुछ कर सकती है। इन्होंने इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी में मास्टरी हासिल कर ली थी बेटा। इंडियन फिलॉसफी भी इन्होंने बहुत पढ़ी, वेस्टर्न फिलॉसफी भी पढ़ी, और फिर सुपरस्टिशियस पे अटैक करना स्टार्ट किया, नैरो माइंडेडनेस पे अटैक किया, वीकनेस इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, आफ्टर मास्टरिंग इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, अटैक सुपरस्टिशियस, नैरो माइंडनेस एंड वीकनेस इन ऑल फॉर्म। स्वामी विवेकानंद डिसिप्लाय थे, ग्रेट सेज रामकृष्ण परमहंस के स्टूडेंट थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने एस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मिशन, किसको स्प्रेड करने के लिए? रामकृष्ण की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। ये चाहते थे कि सोसाइटी में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, तो इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, सोशल सर्विस को प्रमोट किया। इनका मिशन था कि स्कूल और हॉस्पिटल्स ओपन करें एंड प्रोवाइडेड रिलीफ ड्यूरिंग फेमाइंस एंड एपिडेमिक्स। जब भुखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, एपिडेमिक, कोई महामारी फैल जाए, तो उस टाइम में हम लोगों की हेल्प करें। ऐसा मीनिंग था रामकृष्ण परमहंस मिशन, सॉरी रामकृष्ण मिशन का, नॉट रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन का। उसके बाद आते हैं श्री नारायण गुरु। जो श्री नारायण गुरु थे, वॉज बॉर्न इन लो एजहावा कास्ट ऑफ त्रवणकोर। त्रवणकोर की एजहावा एक लोअर कम्युनिटी होती है, उसमें इनका बर्थ हुआ। किसका? श्री नारायण गुरु का। उन्होंने संस्कृत में मास्टरी ली। अपर कास्ट नहीं चाहती थी कि वो संस्कृत पढ़े, फिर भी उन्होंने संस्कृत पढ़ी, और फिर रिफॉर्म मूवमेंट लाए टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट। और बेसिकली इनका फोकस था एजवास पर। ठीक है, उन्होंने श्री नारायण दत्त पारिपालन, SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन, क्या नाम था इनकी सोसाइटी का? श्री नारायण धर्म परिपालन, श्री नारायण धर्म परिपालन, SNDP। योगम कब ओपन किया इन्होंने? ये 1903 में। किसके अगेंस्ट में कैंपेन किया इन्होंने? टेम्पल एंट्री। ठीक है, कि अब हम अनटचेबल्स को भी टेम्पल में एंट्री का राइट होना चाहिए। ही एडवोकेटेड वन कास्ट वन गॉड वन रिलीजन। इनका विचार था एक कास्ट हो, एक रिलीजन हो, और एक ही भगवान हो। उसके बाद आएंगे आपके कंदुकुरी वीरसालिंगम। जो वीरसालिंगम थे, उन्होंने भी कैंपेन किया अगेंस्ट सुपरस्टिशियस, ये जो रूढ़िवादी थे, ब्लाइंड फेथ, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर फेथ कर लेना, मीनिंगलेस रिचुअल कस्टम्स, इसके अगेंस्ट में बोल रहे थे वीरसालिंगम। इन्होंने हितकर्णी सभा ओपन की, जो अनटचेबल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात करती थी। वीरसालिंगम भी अपने जनरल्स के थ्रू क्रिटिसाइज करते थे सोसाइटी के सोशल लेवल्स को। इसके बाद हम देखेंगे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, was known in Tamil Nadu as Thantai Periyar. Periyar means great man. पेरियार का मतलब क्या होता है? ग्रेट मैन। पेरियार मीन्स ग्रेट मैन। इन्होंने भी निंदा की, कंडेम किया कास्ट सिस्टम को, ब्राह्मण के डोमिनेशन को। ये महात्मा फुले को लाइक करते थे, बहुत पसंद करते थे।
और इनका भी मानना बिल्कुल यही था कि जब आर्यंस ने इंडिया को इन्वेट किया तो हमारे अनटचेबल्स, हमारी जो लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ थी, उनको सब्जुगेट कर दिया। उन्होंने हिंदू लॉज को क्रिटिसाइज़ किया, इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज़ किया जो ब्राह्मण के डोमिनेशन को मानते थे और अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स, और ये भी टेम्पल एंट्री के पक्ष में थे कि भैया सब लोगों को भगवान के पास जाने का राइट है, भाई जाने दो, टेम्पल एंट्री में क्या है, मंदिरों में अनटचेबल्स को जाने दो, और पब्लिक वेल जो हैं या जो वेल्स हैं उससे हमें पानी लेने दो। 1920 में पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च की, जो कि सारे सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट में थी। ठीक है, दैट इंक्रीज इन इक्वालिटीज इन सोसाइटी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो अगेंस्ट में थी, सारी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बढ़ाती थी, इन सबको खत्म कर दो। इनका जो प्रोग्राम था वो था कि भैया मैं तो मैरिजेस करवा दूंगा बिना ब्राह्मण के, ब्राह्मण की कोई जरूरत ही नहीं सोसाइटी में, इनके बिना भी शादी हो सकती है। पेरियार ने शुरुआत में ज्वाइन किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में जो स्ट्रगल चल रहा था नेशनलिस्ट मूवमेंट को, है ना, बट लेफ्ट, पर धीरे से उन्होंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? जब उनको ये बात समझ में आ गई कि भैया यहाँ तो हाई कास्ट एक्टिविस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोअर कास्ट लोगों को, लोअर कास्ट कलीग्स को, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर नहीं ब्रिटिश अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उसको ज्वाइन नहीं किया। वो स्ट्रांगली कंडेम करते थे वो मूवमेंट को, जो ही स्ट्रांगली कंडेम द वुमेन्स नेग्लेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण। वो इस मूवमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, जो किसको किसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ब्राह्मण्स के लिए नहीं है, है ना, नॉन ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर रही है, सिर्फ ब्राह्मण्स की बात कर रही है, हाई कास्ट की बात कर रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि ये तो बहुत खराब चीज़ है भाई, इसका भी मैं सपोर्ट नहीं करता। ही स्ट्रांगली कंडेम द मूवमेंट नेग्लेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण। नॉन ब्राह्मण के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करने वाली हर चीज़ को मैं कंडेम करता हूँ। जस्टिस पार्टी सपोर्टेड पेरियार एफर्ट। जो जस्टिस पार्टी थी उसने पेरियार के एफर्ट को सपोर्ट किया। टू इंश्योर रिजर्वेशन फॉर नॉन ब्राह्मण इन गवर्नमेंट जॉब्स। पेरियार चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब्स में नॉन ब्राह्मण्स को क्या मिले, रिजर्वेशन मिले। पेरियार चाहते थे कि रिजर्वेशन मिले नॉन ब्राह्मण्स को गवर्नमेंट जॉब में। यही चाहती थी जस्टिस पार्टी। पेरियार ने बाद में पार्टी को ज्वाइन किया और उससे क्या बना दिया, पेरियार ने इसी पार्टी जस्टिस पार्टी को ज्वाइन किया और इसका नाम रख दिया द्रविड़ा कड़गम। अब इंग्लिश में आपको पढ़ने में ऐसे लग रहा होगा कि क्या है, पर हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं कड़गम, द्रविड़ा कड़गम, कज़गम। ठीक है, द्रविड़ा, वैसे बोलने में तो कैसे लग रहा है, कज़गम, है ना, पर वो है द्रविड़ा कज़गम, द्रविड़ कज़गम। चलो, जस्टिस पार्टी ही आगे जाके पेरियार ने ज्वाइन किया, बाद में इसका नाम रख दिया द्रविड़ कड़गम, सॉरी। चलो, अब हम पढ़ेंगे मोहनदास करमचंद गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी, आपको पता ही है, इन्हें हम प्यार से बापू बोलते हैं। इन्होंने भी अनटचेबल्स के लिए बहुत काम किया। इन्होंने अनटचेबल्स को एक नया नाम दे दिया, हरिजन, गॉड्स पीपल। और ये बहुत ज़्यादा चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि हमारे अनटचेबल्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना। ये सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे हरिजन्स के लिए, इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि इन्हें रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है, इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़े, पर इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था ना हो। जरा ध्यान रखना, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज हैविंग अ फर्म बिलीव दैट देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विल improve their condition, but they don't want separate electorate. They were in favor of they were in favor of reservation. Okay. अगर इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो गांधी जी का मानना था कि हमारी सोसाइटी कास्ट के बेसिस पर डिवाइड हो जाती। 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ एस्टेब्लिश किया, विच स्टार्टेड मेनी हरिजन स्कूल, जिसने बहुत सारे हरिजन स्कूल बनाए। फिर बाद में कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई, किसके लिए, हरिजन्स के लिए। फिर भीमराव अंबेडकर मेहर कास्ट से थे, अभी बताया था ना मैंने, मेहर कास्ट से थे भीमराव अंबेडकर, हुज मेंबर वर कंसिडर्ड अनटचेबल। तो भीमराव अंबेडकर भी अनटचेबल फैमिली से जाते थे। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन लिया इंडिया में, फिर फॉरेन गए, बहुत अच्छी पढ़ाई की, और इतनी पढ़ाई की कि किसी ने उसके बाद इतनी पढ़ाई की ही नहीं। इन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड करने की बात की लोअर कास्ट में।
Ambedkar helped establish the बहिष्कृत हितकर्णी सभा। अंबेडकर ने किसको एस्टेब्लिश करने में हेल्प की? बहिष्कृत हितकर्णी सभा को और डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। क्या फुल फॉर्म में हिंदी है इसका? डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर एसोसिएशन का बहिष्कृत हितकर्णी सभा। कब? 1920 में। उनका बिलीव था कि अगर एजुकेशन लोअर कास्ट को मिल जाएगी तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अंबेडकर ने नॉन वायलेंट कैंपेन किया। किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए। उनको भी लगता था टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, पब्लिक वेल से ये लोग पानी ले पाएँ। इनका जो एक सबसे सिग्निफिकेंट कैंपेन था वो तो 14 टैंक महद में, महाराष्ट्र के महद में 14 टैंक में इनका जो कैंपेन था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया। ध्यान रखना बेटा, वो मनुस्मृति जिसको हमारा आइडियल मानते हैं, हिंदू लॉ बुक जो है मनुस्मृति, उसको उन्होंने जलाया और कहा ये मनुस्मृति ही है जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। ठीक है। अंबेडकर फेवर करते थे रिजर्वेशन को कि गवर्नमेंट पोस्ट में डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। वो लोअर कास्ट पीपल को बहुत फोर्स करते थे, बहुत परस्यू करते थे कि भाई अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करो, पॉलिटिकल पावर एक्वायर करो। इवन एडवोकेटेड कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, और ये भी बोलते थे वो अपनी कास्ट के लोगों को, तुम तो भाई तुमको हिंदू रह के कुछ नहीं मिल रहा है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर जाओ। ठीक है। इक्वालिटी रहे सोसाइटी में, फ्रीडम रहे, ब्रदरहुड रहे, और फिर लास्ट में भीमराव अम्बेडकर खुद बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। 1942 में अम्बेडकर फाउंडेड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में बनाया अम्बेडकर ने, जो कैंपेन करती थी कि भैया डिप्रेस क्लास को के स्टेटस को भी आपको इम्प्रूव करना है। 1942 में अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, जिसका काम था कैंपेनिंग करना, डिप्रेस क्लास के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना। लेटर ऑन वाइल ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो भी इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। इन्होंने डिप्रेस क्लास के राइट्स को सेफगार्ड किया। फिर रिफॉर्म मूवमेंट्स अमंग सिख, रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म अमंग सिख वर अंडरटेकन बाय सिंह सभा सेट अप इन अमृतसर। अमृतसर में सिंह सभा सेट हुई जिसने सिख के लिए भी रिफॉर्म्स लेके आए। इनका एम था मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करो, सुपरस्टिशियस को ख़त्म करो, ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ाओ। जो सिंह सभा थी उन्होंने खालसा स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए पूरे पंजाब में, और पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर को प्रमोट किया। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। ओनली इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।